वाइट करें। हम्म। जी नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा नया टॉपिक है। और इस ग्रुप के अंतर्गत जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, इसके अंतर्गत हमें 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका एक टॉपिक डेमो के रूप में वर्णमाला रहा। दूसरा टॉपिक संधि। तीसरा टॉपिक जो इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट हो गया था वो है आपका उपसर्ग। और इसके बाद में फोर्थ टॉपिक जो हमें आज कंप्लीट करना है वो है प्रत्यय। और पांचवा जो टॉपिक है वो है हमारा वर्तनी। प्यारे साथियों, इसके अंतर्गत वर्णमाला, संधि और उपसर्ग में से किसी का कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज बारी है हमारी इस टॉपिक की। जैसे ही हम इस ग्रुप को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से हमारे मिनिमम 4 से लेके 6% हमारे तैयार हो जाते हैं अलग अलग एग्जाम के लिहाज से। 4 से लेके 6% का हमारा ये वाला ग्रुप रहेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है, सब कुछ अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है जी, हमारा प्रत्यय टॉपिक है। और प्रत्यय में पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो शब्द है हमारा, ये प्रति और अय से, प्रति और अय से, प्रति और अय से, प्रति और अय से मिलकर बना शब्द है, बना शब्द है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रत्यय में प्रति, प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है, प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है। अय मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग अय मूल शब्द है, मूल शब्द है। तीसरा स्टेटमेंट और क्वेश्चन है हमारा प्रत्यय में यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। क्लियर है यहाँ से? नहीं, क्लास का टाइमिंग जो है वो केवल आज के लिए चेंज है। सुबह मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं आप लोगों की क्लास घर से लेता था, तो उसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई, तो क्लास को रीशेड्यूल किया गया। आपका टाइमिंग वही रहेगा 8 से 9 ही। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब क्लास अपने टाइम पे नहीं होती है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको रीशेड्यूल कर दिया जाता है किसी दूसरे टाइम में। तो इसीलिए कल की जो क्लास होगी वो 8 से 9 ही होगी आपकी, लेकिन आज ये क्लास हो रही है आपकी 2 बजे। तो प्रत्यय में क्या है जी, यण स्वर संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे प्रत्यय शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्दांश, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग किसी, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत, किसी शब्द के अंत अर्थात बाद में, अंत अर्थात बाद में
अंत अर्थात बाद में किया जाता है, अंत अर्थात बाद में किया जाता है। तो ये है जी हमारी 5 स्टेटमेंट और इससे के 5 क्वेश्चंस हैं जी हमारे। ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है। जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पर है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ? मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? क्योंकि मैं नए स्टूडियो से, ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और पहली क्लास है मेरी इस स्टूडियो से, नया स्टूडियो बना हुआ है। ठीक है जी, जी जी जी। तो इसके बाद में 6 क्वेश्चंस बनेगा हमारा यहाँ पर। किसी शब्द में प्रत्यय प्रत्यय का प्रत्यय का कोई अर्थ प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु परंतु जिस शब्द के प्रत्यय का कोई प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जिस शब्द के बाद परंतु जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होता है परंतु जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होता है उसके अर्थ प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होता है उसके उसके अर्थ को उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। किसी शब्द में किसी शब्द में किसी शब्द में एक से अधिक किसी शब्द में किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ है किसी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय लगाए किसी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय लगाए जा सकते हैं किसी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय लगाए जा सकते हैं एक से अधिक प्रत्यय लगाए जा सकते हैं। किसी किसी स- किसी समस्त पद में से किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग मूल शब्द वाला भाग निकालने पर किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष भाग जो शेष भाग
शब्द के जो शेष भाग शब्द के जो शेष भाग शब्द के अंत में जो शेष भाग शब्द के अंत में बचता है जो शेष भाग शब्द के अंत में बचता है जिसका जिसका कोई जो शेष भाग शब्द के अंत में बचता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता जो शेष भाग शब्द के अंत में बचता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कहलाता है। में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष भाग शब्द के अंत में बचता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता प्रत्यय कहलाता है। अब इन कंडीशनों को समझो यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। तो प्यार दोस्तों, हमारा ग्रुप नंबर 1 है, डेमो शुरू की वर्णमाला से, टॉपिक हुआ संधि उपसर्ग। आज प्रत्यय की बारी है, इसमें किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद प्रत्यय के कंप्लीट करने पे फिर वर्तनी वाला टॉपिक लेंगे जो कि कल कंप्लीट होगा। आज हम प्रत्यय को कंप्लीट कर लेंगे। प्रति और अय से मिलकर बना शब्द है, कैसे बनेगा ये देखो। यहाँ पर इसमें ये प्रति है जी और इसमें ये क्या है जी, यहाँ पे अय है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से हमने क्या ले लिया, ई ले लिया, इसमें से ए ले लिया, तो ये क्या बन गया आपका यह। तो ई और ए मिलके क्या बन गया आपका, यह बन गया। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर से जब हम ई लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, ये आधा तय बचा। इधर से ए ले लिया तो क्या बच गया आपका यह। इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये क्या बन गया यह। तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपका, प्रति और ऐसे मिलके ये शब्द बना है। अब इसमें प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है, आगे जो लगा है शब्दांश के रूप में वो क्या कहलाया, उपसर्ग। इसके बाद ये अय का अर्थ होता है, ये क्रिया है, धातु है। संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो यहाँ पर अय का अर्थ होता है रचना करना, बनाना है, अर्थात जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के नए शब्दों का निर्माण करते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में यण स्वर संधि है, क्योंकि दोनों के दोनों स्वर है इसलिए स्वर संधि हुई। यण स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद आपका यण है। तो यण संधि क्यों है, शब्द के बिल्कुल बीचों बीच इसके अंदर यह है। यहाँ पे शब्द के बीच में क्या दिया हुआ है, शब्द के बीच में यह है, उससे पहले आधा व्यंजन। जब शब्द के बीच में यह होता है उससे पहले आधा व्यंजन, तो उस यण स्वर संधि का उदाहरण होता है। क्लियर है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रत्यय शब्दांश होंगे जो हमेशा किसी शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के कहाँ किया जाता है, अंत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शब्द ले लिया सुंदर और इसमें प्यारे दोस्तों हमने ता लगा लिया। तो ये जो सुंदर है ये आपका मूल शब्द है। इसके अंदर ये क्या है जी आपका, ये आपका है मूल शब्द। और ये मूल शब्द किसी भी रूप में हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय के रूप में। अब सुंदर यहाँ क्या है, विशेषण है, तो सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है मूल शब्द के रूप में। और इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या ले लिया जी, ये ले लिया शब्दांश। अगर किसी मूल शब्द के अंत में हम शब्दांश जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सुंदरता। वो क्या कहलाता है, वो सुंदरता कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सुंदर है जी और ये क्या हो गया आपका ता प्रत्यय। ठीक, तो प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत अर्थात बाद में किया जाता है। अंत अर्थात बाद में, अंत अर्थात बाद में किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो शब्दांश के रूप में आया शब्द के अंत में, जिसका खुद का मीनिंग नहीं है। सुंदर का तो मीनिंग है विकारी शब्द है, विशेषण के रूप में आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गए जी, शब्दांश होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ता का अर्थ नहीं था, परंतु जिस शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया बच्चा, हमने यहाँ पे शब्द ले लिया बच्चा, इसमें पन लगाएंगे
तो इससे जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या है हमारा? बचपन। तो ये कह रहा है कि प्रत्यय का कोई अर्थ, यहाँ पे इस पन का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जिस शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है उसका अर्थ बदल दिया। बच्चा से बना लिया बचपन। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है जिसके अंदर सारे बच्चे आ जाएंगे। इससे जो बचपन बना है वो क्या बन गया आपका? भाववाचक संज्ञा। तो यानी कि जो शब्द के अंत में ये बिना अर्थ वाले शब्दांश लगते हैं तो उसके अर्थ को भी परिवर्तित कर देते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय लगाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक शब्द ले लिया राष्ट्रीयता। अब ये जो राष्ट्रीयता शब्द है इसमें मूल शब्द आपका राष्ट्र है, इसके बाद में इसमें यह लगा हुआ है और इसके बाद में क्या है? ता। तो जिस प्रकार हम किसी भी शब्द से पहले शब्दांश के रूप में दो उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे निराभिमान में नि और अभी उपसर्ग है, सुसंगठित में सु और सम क्या है? उपसर्ग है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीयता में मूल शब्द राष्ट्र है और दो प्रत्यय का हमने यहाँ पे प्रयोग किया, और वे दो प्रत्यय किस रूप में? हमारे या और ता के रूप में। किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर, अब हमने यहाँ पे समस्त पद ले लिया, यहाँ पे हमने समस्त पद क्या ले लिया? सुनारिन। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे शब्द ले लिया मिठास। यहाँ शब्द ले लिया हमने पियक्कड़, और यहाँ शब्द ले लिया हमने संगठित। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी समस्त पद में से मूल शब्द वाला भाग, इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है हमारा सुनार। तो ये अलग कर लिया, बाद में क्या बच गया जी? बाद में बच गया आपका इन। ऐसे ही यहाँ पे इसमें मूल शब्द जो हमने लिया है वो मूल शब्द क्या है? वो मूल शब्द है मीठा, और इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें आस लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ मूल शब्द क्या है जी? इसमें मूल शब्द पी है, और इसके बाद में ये क्या लगा हुआ है जी? ये लगा हुआ है अक्कड़। इसमें मूल शब्द क्या है? ये पहले आपका उपसर्ग है, दूसरा आपका गठ है, और तीसरा आपका क्या है जी? इत प्रत्यय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सुनार इन है, मीठा आस है, पी अक्कड़ है, सम गठ और इत है। तो इसमें एक उपसर्ग एक प्रत्यय है। मूल शब्द इसमें गठ क्रिया था, इसमें मूल शब्द पी क्रिया था, इसमें मूल शब्द मीठा विशेषण था, और इसमें ये क्या था? सुनार संज्ञा। ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ये यहाँ पे क्रिया है। तो ये जरूरी नहीं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसी भी शब्द में केवल एक ही प्रत्यय का हम प्रयोग करें, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसको कैसे पहचाना जाता है कि उसमें से आगे से मूल शब्द निकाल लेते हैं। जैसे राष्ट्रीयता में से हमने यहाँ राष्ट्रीय निकाला, बाकी दो शब्दांश बच गए जो प्रत्यय के रूप में यहाँ प्रयोग हुए। ऐसे ही सुनार में इन लगाएंगे तो सुनारिन बना, मीठा में आस लगाएंगे तो मिठास बना, पी में अक्कड़ लगाएंगे तो पियक्कड़ बना, संगठित में सम गठ और इत का हमने प्रयोग किया, और इसमें मूल जो शब्द हैं वो है यहाँ पे गठ, ये पी, ये मीठा और ये सुनार। बाद में शब्दांश है जिसका खुद का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। ये 8 कंडीशन अगर समझ में आ गई है तो जितने भी बच्चे लाइव हैं प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। जी जी जी, CDP की क्लास के बारे में पता करके बताएंगे भाई आपको। यहाँ केवल हिंदी की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हिंदी में सारे के सारे क्वेश्चन सही करने हैं, वो भी कम से कम समय में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? काजल, सोनम, प्रमोद, अंकित, अतुल, धर्मेंद्र, दयानंद, गौरव, आयुष, विपिन, लोकेश, लवली, नितेश, कृष्णा, मुकेश, अश्विनी, राधा, कृष्ण। क्लियर? पहले कोर्स तो कंप्लीट कर लो, रिवीजन बाद में कर लेंगे, ठीक है। बहुत सोचते हो आप लोग, ठीक है, आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
सूरज यादव जो नो किया है आपने, आपको डाउट किया है वो डाउट पूछो, ठीक है। कितनी क्लास में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी? आज से क्लास बंद कर दो, आप लो ही ना मत, हिंदी कंप्लीट समझ लो, ठीक है। ये तो बच्चों के ऊपर डिपेंड है, बच्चों के डाउट ज़्यादा बनेंगे क्लास ज़्यादा होगी, बच्चों के डाउट नहीं होगी तो कम क्लासों में हो जाएगी। अब पहले इसकी क्लास गिनेगा ही, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है कि आपके क्वेश्चंस, कई बार इस बात को बुरा मत मानना क्योंकि मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका ही वही है, ठीक है। मुझे गुस्सा कब आया था मुझे नहीं पता, ठीक है, ये सच्चाई है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम क्लास लेते हैं, आपको लगता है कि सर गुस्सा करते हैं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। समस्या यहाँ ये है कि आपके अंदर जो मैच्योरिटी इस लेवल पे होनी चाहिए, उस मैच्योरिटी को जब हम नहीं देखते आपके अंदर, तो फिर हम आपको एक अलग तरह से, जो हमारे पढ़ाने का तरीका होता है, मेथड होता है, उसको हम आप पे प्रयोग करते हैं ताकि आप सही ट्रैक पे आ जाओ, सही लाइन पे आके चीज़ों को करो। देखो, पढ़ते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सीरियसनेस का होना, पढ़ाते समय भी ज़रूरी है क्योंकि आप सरस्वती की आराधना में हो। और जब आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में या कहीं आप जाते हो, तो आपके मन में दूसरे उस तरह के विचार उस समय नहीं चल रहे होते। उस समय आपका पूरा ध्यान आपके जो इष्ट देवी देवता है उसमें समर्पित होता है। तो जब मंदिर में आप जाते हो तो आपका मन कभी नहीं करेगा कि मैं किसी को गाली दूँ या किसी को बुरा बोलूँ या तेज़ आवाज़ में बात करूँ या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगूँ, कभी नहीं आप सोचोगे, ना आप कर पाओगे कभी भी। ऐसे ही पढ़ने के दौरान क्या हो गया, जब से ऑनलाइन क्लास चली तो सरस्वती की आराधना में हो, आपको ये पता ही नहीं चलता। आपकी 1 घंटे की क्लास है और उस 1 घंटे की क्लास में भी 10 से 15 मिनट मटर गश्ती है, तो उस समय जो आप पढ़ रहे हो वो काम नहीं आएगा। आपने तमाम रामायण महाभारत के प्रसंग देखे होंगे कि वे बड़े बड़े धुरंधर थे, रावण से बड़ा कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था, उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं था, लेकिन उसकी विद्या काम नहीं आई। उसका रीजन क्या था कि उसके अंतर्गत अवगुण आ गए। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सरस्वती की आराधना है, वो साधना है, वो तपस्या है। आप सुबह से शाम तक पूजा पाठ करो ना करो, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो वो सरस्वती की आराधना है, आपकी पूजा पाठ हो गई। अब उस पूजा पाठ में अगर सात्विकता है तो वो चीज़ें काम आएगी, और सात्विकता नहीं है तो काम नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता, बहुत सारे बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ने के दौरान सात्विकता नहीं है, विचारों में एकाग्रता नहीं है, कॉन्संट्रेशन नहीं है। और जब जब आप चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, इधर उधर के विचार आपके दिमाग में आएंगे, तो उस समय ये समस्याएं आपके साथ आएगी। तो इसीलिए जब आपकी एज 18 साल से 25 साल के बीच में हो गई है, तो ये आपकी जवाबदेही की एज है। आपको समाज को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को और घर वालों को आपको जवाब देना है कि आप लोगों ने हमें पढ़ने के लिए छोड़ा था, फ्री छोड़ा था, हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हुआ, कपड़ों की व्यवस्था हुई, खाने की व्यवस्था हुई, पढ़ाई के पैसों की व्यवस्था हुई, उसके बावजूद अब हमारी बारी है हमें रिजल्ट देना। लेकिन आप लोग रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते? अच्छे टीचर हैं, हमसे पढ़ के बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं, बहुत सारों का सिलेक्शन नहीं होता। उसका रीज़न यही है, एक बच्चा पढ़ते समय सीरियस था, नई चीज़ों पे सीखने पे उसका जोर था, एक बच्चा सिर्फ यही काउंट कर रहा था कि कितनी क्लास में हिंदी कंप्लीट होगी। अब क्लास 70 हो या 100 हो, आपका काम पढ़ने का, सीखने का है, आपका काम इवैल्यूएशन करने का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन आपको खुद का करना है। अगर इस एज में इवैल्यूएशन किसी का करना पड़े तो इंसान को अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं बाकी बच्चों के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता या करती हूँ, ठीक है। इसी वजह से 6 महीने 4 महीने की तैयारी में बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया जा सकता है अच्छे मार्क्स से, लेकिन उस 4 महीने 6 महीने में केवल और केवल सरस्वती की आराधना हो तब। लेकिन उसमें तो आपकी बहुत सारी चीज़ हैं, आपको बहुत सारे युद्धों के बारे में भी जानकारी लेनी है, पड़ोसियों के बारे में भी है, यार दोस्ती भी निभानी है, रिश्तेदारी में भी हाई हल्लो करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी भसड़ आप लेके अपना जीवन जी रहे हो, जबकि स्टूडेंट लाइफ अपने आप में सबसे सहज, सबसे मज़ेदार है, बशर्ते अगर आप बैलेंस बना रहे हो तब। तो इसीलिए प्यार दोस्तों, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बाद में पता चलेगी जब आप पेपर दे के आओगे कि क्या कारण रहे कि पढ़ा तो हमने सब कुछ था लेकिन फिर भी मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। आया तो वही है जो सर ने पढ़ाया था, लेकिन हमसे सही क्यों नहीं हुआ, उसका पता चलेगा आपको बाद में, क्योंकि अभी मेरी बातें आपको उपदेश लग रही होगी। प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, मूल भेद हमारे 2 ही होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय के भेदों में पहला जो प्रत्यय है हमारा वो होता है कर्त प्रत्यय। क्या है जी?
कर्त प्रत्यय। दूसरा जो भेद होता है वो तदित प्रत्यय है, दूसरा भेद तदित प्रत्यय है। और तीसरा जो भेद होता है वो होता है दोस्तों स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्यय का प्रयोग केवल धातुओं में होता है। कहाँ प्रयोग करेंगे? केवल धातु, इसको क्या कहते हैं हम? क्रिया। धातु क्रिया के अंत में प्रयोग करोगे। तदित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्त्री प्रत्यय का। क्लियर है जी? ये बेसिक क्वेश्चन से पूछेगा। धातुओं के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कर्त प्रत्यय हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाले तदित प्रत्यय हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो आप कहोगे स्त्री प्रत्यय। जी जी, वेरी गुड। अभी 3 से 4 दिन में, ठीक है, आज फाइनल हो गई है। ठीक है, जयप्रकाश का क्वेश्चन है हिंदी के नोट्स वाली बुक के बारे में। ठीक है, तो आज फाइनल बुक हो गई है, प्रिंटिंग पे कल चली जाएगी। तो इसी सप्ताह में फिर आपकी क्लास नोट्स वाली जो बुक है वो आपके सामने होगी। जी जी, हाँ, क्लास 2 बजे से शुरू हुई है। जी जी, हाँ, आपकी क्लास का दोबारा से जो बच्चे बाद में लाए हुए हैं उनको बताएं कि सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 के टाइम में टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास अपने टाइम पे नहीं हो पाई, उसको दोबारा से रीशेड्यूल किया गया एक दूसरे टाइम में, जो कि 2 बजे से 3 बजे। आपकी क्लास का टाइमिंग वही रहेगा, 8 से 9 ही हमेशा। लेकिन चूंकि आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई थी, ये क्लास देनी ज़रूरी थी, इस वजह से 2 से 3 के बीच में हम ये क्लास आपकी ले रहे हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इनमें एक है हमारा यहाँ पर कर्त प्रत्यय। तो कर्त प्रत्यय कहाँ होता है जी? कर्त प्रत्यय का, कर्त प्रत्यय का प्रयोग, कर्त प्रत्यय का प्रयोग केवल क्रिया धातु के साथ, कर्त प्रत्यय का प्रयोग केवल क्रिया धातु के साथ ही किया जाता है। दूसरा, कर्त प्रत्यय लगकर, कर्त प्रत्यय लगकर बने शब्द, कर्त प्रत्यय लगकर बने शब्द करदंत, कर्त प्रत्यय लगकर बने शब्द करदंत कहलाते हैं।
करदंत कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया खेल, इसमें आड़ी लगाया तो इससे जो शब्द बन गया वो हो गया आपका खिलाड़ी। दूसरा पी में अक्कड़ लगाया तो इससे शब्द बन गया आपका पियक्कड़। पैर में आग लगाएंगे तो शब्द बनेगा तैराक। पढ़ में आई लगाएंगे तो शब्द बनेगा पढ़ाई। लिख में आवट लगाएंगे तो शब्द बनेगा लिखावट। ये खेल, पी, तैर, पढ़ और लिख ये क्रिया है। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है जी, ये आपकी क्रिया है खेल, पी, तैर, पढ़ और लिख। ये आपके शब्दांश है जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगते हैं इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, उनको प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया अर्थात धातुओं में लगते हैं तो उनको हम प्यार दोस्तों यहाँ पे कर्त प्रत्यय कहते हैं और उनसे बने शब्द आपके करदंत कहलाते हैं। तो ये क्या है जी आपकी, ये सब क्रिया है। ये क्या है जी आपकी, ये सब धातु अर्थात क्रिया है। ये क्या है जी आपके, ये सब करते हैं और इनसे ये शब्द क्या बने आपके, ये सारे के सारे शब्द आपके करदंत शब्द बने। ये शब्द क्या बने आपके, करदंत शब्द बने। धातु प्रत्यय करदंत शब्द। ठीक है जी। नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास आफ्टरनून में हो रही है। तो ये क्या कहलाया आपका कर्त प्रत्यय। क्लियर। अब आ जाऊं तदित प्रत्यय भी। दूसरे जो प्रत्यय हैं हमारे वो क्या है जी, वो है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय कहाँ होंगे, जो प्रत्यय किसी जो प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम, जो प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण के बाद जो प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद प्रयुक्त हो, प्रयुक्त होने को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। दूसरे तदित प्रत्यय से, तदित प्रत्यय से बने शब्द, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत
कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। कैसे हो जाएगा जी? यहाँ पे मूल शब्द लेंगे, मूल शब्द के बाद में तदित प्रत्यय लेंगे। तदित प्रत्यय किस रूप में होंगे? शब्दांश के रूप। और इनसे बने शब्द क्या कहलाएंगे? तदिदांत। इनको क्या बोलेंगे? नए शब्द। यहाँ पे हमने मूल शब्द ले लिया, यहाँ पे तदित प्रत्यय और इनसे बने शब्द तदिदांत। यहाँ मूल शब्द लिया बच्चा, इसमें पन लगाया, इससे नया शब्द बन गया बचपन। यहाँ मूल शब्द ले लिया जवान, इसमें ई लगाया और इससे बना लिया जवानी। यहाँ मूल शब्द ले लिया बूढ़ा, इसमें आपा लगाया, इसमें क्या लगाया? आपा, और इससे क्या बन गया? बुढ़ापा। ठीक है जी। तो ये जो शब्द बने हैं आपके नए, ये सारे इन संज्ञा शब्दों से बने हैं। ये तीनों के तीनों क्या है जी? आपके संज्ञा शब्द है। ऐसे ही फिर हमने यहाँ पे शब्द लिया अपना, इसमें पन लगाया, इससे बन गया अपनापन। इसके बाद में फिर यहाँ पे लगाया मम, इधर लगाया था और यहाँ से बन गया ममता। ऐसे ही फिर यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है जी? आपके ये दोनों के दोनों हैं आपके सर्वनाम। ये दोनों के दोनों क्या है जी? आपके सर्वनाम। ये है जी विशेषण। यहाँ पे हमने शब्द लगाया मधुर, इसमें ता लगाया और इसमें ये क्या हो गया? मधुरता। इसमें क्या हो गया? मधुरता। यहाँ पे हमने दूसरा शब्द ले लिया जी सुंदर, इसमें ता लगाया, इससे बन गया सुंदरता। ये जो शब्द हैं आपके, ये है विशेषण। ये क्या है जी? आपके विशेषण। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। अपना मम मतलब मेरा है, मधुर सुंदर विशेषण है, यहाँ पे ता प्रत्यय लगाया। बच्चा जवान बूढ़ा यहाँ संज्ञा शब्द है, इनमें से किसी का भी कोई मीनिंग नहीं है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, पर विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो प्रत्यय हम लगाते हैं उनको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। इनसे बनने वाले सब तदिदांत हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के अंत में तदित प्रत्यय हैं। तो ये बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये बना किससे था? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा है। तो आगे जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो आप विशेषणों से, संज्ञा से, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा से निर्मित विशेषणों के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। तो यानी कि ये सारे के सारे आपके तीनों जातिवाचक संज्ञा थे, ये सर्वनाम थे, ये विशेषण थे, लेकिन ये यहाँ सारे के सारे भाववाचक संज्ञा है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि तदित प्रत्यय जिनके अंत में लगते हैं वो सारे भाववाचक होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ हमने जिनका प्रयोग किया है उनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, जिनको केवल हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। क्लियर। इसके बाद में तीसरा भेद है प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ पे स्त्री प्रत्यय। तीसरा भेद क्या है जी हमारा? स्त्री प्रत्यय। कहाँ होगा जी स्त्री प्रत्यय? पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, स्त्री प्रत्यय से बने शब्द, स्त्री प्रत्यय से बने शब्द ऐसे बने शब्द स्थिरांत स्त्री प्रत्यय से बने शब्द स्थिरांत कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? स्थिरांत। कैसे? यहाँ पे हम पुल्लिंग शब्द लेंगे जी, पुल्लिंग शब्द, यहाँ पे हम स्त्री प्रत्यय लेंगे और इससे जो शब्द बनेंगे वो कहलाएंगे हमारे स्थिरांत शब्द। इनको क्या कहते हैं? नए शब्द कहला। इनको क्या कहते हैं? नए शब्द। अब यहाँ पर क्या है जी? हमारे पुल्लिंग स्त्री प्रत्यय स्थिरांत शब्द। यहाँ पे हमने नर ले लिया पुल्लिंग शब्द, इसमें स्त्री प्रत्यय ई लगाया, इससे क्या बन गया? नारी। नर में ई लगाया, क्या बन गया? नारी। ऐसे ही बेटा में ई लगाया तो क्या बनेगा? बेटी। लड़का में ई लगाया तो क्या बनेगा? लड़की। इसके बाद नर्तक में ई लगेगा तो नर्तकी। अज में आ लगेगा तो अजा। अज कहते हैं बकरे को, आ लगाया तो क्या बन गया? अजा, बकरी बन गया। नर, बेटा, लड़का, नर्तक, अज, ये सब पुल्लिंग शब्द है। इसमें ये प्रत्यय लगाए तो क्या बन गए आपके?
स्त्रीरान शब्द अर्थात नए शब्द बन गए, नारी, बेटी, लड़की, नर्तकी और राजा। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है। ये सारे के सारे क्या है जी? आपके स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय लगाने पे हम क्या बना लेते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए। किसी का डाउट है? क्लियर है जी यहाँ तक? जी जी जी। हम्म। आप गलत मान लो जयप्रकाश, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नारी वाले गलत लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको गलत लगना भी चाहिए। ठीक है, अब गलत नहीं लगेगा तो फिर विद्वान कैसे बनोगे? देखो, आप में से कुछ बच्चों को तो नौकरी लेनी है, कुछ को विद्वान भी तो बनना है। तो कुछ लड़कियों की नौकरी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि उनके लिए परमात्मा ने इस कलयुग में विद्वान की पोस्ट रखी है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि विद्वान का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, भारत सरकार वैकेंसी नहीं निकालती। तो जब टीचर बता रहे हैं कि नर में ई लग के नारी बनेगा, अब इंग्लिश वाले टीचर से तो नहीं पूछते कि रामायण का रामायण क्यों लिखते हो, कृष्ण का कृष्णा क्यों लिखते हो। ठीक है, यहाँ इसमें पूछेगा नर से कैसे बन गया जी, इसमें है नरी बनना था। ठीक है, अरे जब वहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ सकती है कि तो हम नहीं ला सकते यहाँ पे। ए का आ में परिवर्तन हुआ है, ई लगने पर नर में नियम है। जैसे मैथ वालों के नियम है a + b² बराबर a² 2ab। जी जी, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। नहीं, सबका कमेंट आ रहा है, लवली जी आपका भी कमेंट आ रहा है। ठीक है, खेल में आड़ी लगा के हम क्या बनाते हैं? खिलाड़ी शब्द बनाते हैं। तो खेल अपने आप में क्रिया है। ठीक है, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? कर्त परत है, जो क्रियाओं के साथ प्रयोग होते हैं। और कोई डाउट किसी का? मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं कई बार आप लोगों के मज़े लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह से आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती है वो ज़रूरी होती है आपके दिमाग में से निकालना। जी जिस सब की क्लास है, ऐसा कोई आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम होता है उसकी मेन साइड पे जाके वहाँ पे सिलेबस को देखना। किसी किताब में मत देखो, किसी टीचर का कहा हुआ भी मत मानो। सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट का उस सिलेबस को देखना। और जब आपको सिलेबस दिखाई दे उसको कम से कम 3 बार आप लिखो अपनी हैंड राइटिंग में कि हिंदी के अंदर हमारे ये टॉपिक है, मैथ के अंदर ये है, रीजनिंग के अंदर ये है, जी के जीएस के अंदर ये है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर ये, एनीथिंग जो भी आपके सब्जेक्ट है। तो हिंदी की अच्छी तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को अपनी हैंड राइटिंग में, ऐसे नहीं प्रिंट निकलवा लिया, वो नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान रखना बख्तम से लिखतम बड़ी होती है। तो जब आप उस सिलेबस को 3 बार लिख लोगे तो उस सिलेबस में से 60-70% आपके याद हो जाएगा कि हाँ ये मेरा सिलेबस है। फिर आपको देखने होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पिछले पेपरों में पूछे गए और किस तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी उसमें पूछी गई है। दूसरा काम होता है वो। तीसरा काम होता है इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जी ये टॉपिक कहाँ आता है, ये टॉपिक ग्रुप नंबर 1 में आता है। ग्रुप नंबर 1 की भूमिका क्या है आपके एग्जाम में? 4 से लेकर 6 क्वेश्चन। कब पढ़ना है आपको? पढ़ते हैं
वर्णमाला संधि उपसर्ग के बाद पढ़ना है। अब अगर ये सीक्वेंस में ना पढ़े होते तो आज आपको ये क्लियर नहीं होता। वर्तनी आपको तब समझ में आएगा जब आपने प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और वर्णमाला पढ़ लिया। अगर आप वर्तनी को पहले पढ़ो इन टॉपिक को बाद, जिंदगी में कभी क्वेश्चन सही नहीं होगा आपका। तो पहला काम था सिलेबस को अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, वो भी 3 बार। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, किसी का भी बात मत मानो, यूट्यूब से ले लिया सिलेबस इधर उधर नहीं, मेन साइड से जब भी आपने कोई नोटिफिकेशन निकला, फार्म भरा है, तो उसने सिलेबस भी दिया है। ठीक है, तो उस सिलेबस को नोट करने के बाद में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लेना, 2-3 पेपर को, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन की प्रकृति है। फिर इसके बाद में टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। यहाँ पे आपको बताया गया कि प्रति और ऐसे मिलकर ये शब्द बना है। फिर आपको बताया गया कि इसमें कौन सा, ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए आपके, ये क्या हो गए आपके, ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए साथी। ठीक है, तो आपको इन बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है जी। और किसी का कोई डाउट? चलो जी, अब आ जाओ इनके भेदों पे। अब क्या करना है, इनके भेदों पे आना। जो भेदों के भेद, ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हो गए। ये आ गए आपके भेद 3 हैं। अब कर्त प्रत्यय के भेद कितने हैं, तद्धित के भेद कितने हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। कर्त प्रत्यय, कर्त प्रत्यय के कर्त प्रत्यय के कितने भेद हैं, 6 भेद होंगे जी। कौन कौन से भेद होंगे? एक भेद होगा जी आपका कर्तवाचक। वो पूछेगा निम्न में से कौन सा भेद नहीं है इसके अंतर्गत। कर्मवाचक। तीसरे का करणवाचक। वाचक का मतलब होता है कहना या बतलाने वाला। तो ये कर्ता कर्म करण हो गए। इसके बाद में भाववाचक, विप्त, क्रियाबोधक। क्या है जी आपके? क्रियाबोधक। चलो जी, इनको याद करो जी। क्रियाबोधक या क्रियाबोधक या क्रियावाचक। क्रियाबोधक या क्रियावाचक।
ये 6 की जगह कितने हो गए जी हमारे 5। ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाओ, जो कर्ता का ज्ञान कराएगा वो कहलाएगा कर्तवाचक। क्या है जी कर्तवाचक? वे परतें, वे परतें जिनको क्रिया धातु के, क्रिया धातु के बाद, क्रिया धातु के बाद जोड़ने पर, जोड़ने पर कर्ता, जोड़ने पर कर्तावाचक शब्द, कर्तावाचक शब्द बनते हैं। यानी कि ये कर्ता का काम करेगा, तो क्या कहलाएगा आपका कर्तवाचक। जैसे यहाँ हमने अक का प्रयोग कर लिया, इससे क्या बनाएंगे आप? लेखक, नायक, दीपक, पाठक, धावक। ठीक है जी, और गायक, ये सारे कर्ता का काम कर रहे हैं जी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू, ये भी करता है। आड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी। एया, खिवैया, गवैया, बचैया और रचैया। अब आ जाओ जी दूसरे, क्रमवाचक। कौन से होंगे जी? क्रमवाचक। इससे पहले आप इनको नोट कर लो, ठीक है।
क्लियर है जी यहाँ तक? कर्मवाचक नोट हो गए, आगे बढ़ जाओ। यहीं पे लिख लेते हैं, इसी के अंदर कर्मवाचक जैसे इसके अंदर आ गया जी हमारा ना, ओढ़ना, कसना, कूटना, बोलना, बांधना। करणवाचक मंथन, बेलन, बंधन, चुंबन। भाववाचक खपत, चाहत, बचत, रंगत। क्रिया कथनीय, पठनीय, पूजनीय। क्लियर? ये सारे के सारे हो गए आपके कर्त। ठीक है, इनको नोट कर लो। ग्रहणीय, अभिनंदनीय, अभी, इसके बाद आ जाओ जी आपके तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय के बहुत कम पूछा जाता है इनको, लेकिन भेदों के बारे में पूछ लेगा जी, कौन सा भेद है कौन सा नहीं है। कर्तवाचक जो कर्ता का काम करेगा, ठीक है जी। भाववाचक जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनेंगे। गुणवाचक फोर्थ, स्त्रीवाचक फिफ्थ, अपत्यवाचक सिक्स, उन्नतावाचक
अपत्य संतान सूचक। ये क्या हो जाएगा? संतान सूचक। और ये क्या हो जाएगा जी? कमी या हीनता सूचक। हीनता सूचक यानी कि ये कमी को बताएगा। जैसे 59 60 से एक कम, 29 30 से एक कम। अब संतान को आप त्याग नहीं सकते, तो उसको आप क्या बोलते हैं? अपत्य। तो जो संतान सूचक होंगे वो अपत्य कहलाएंगे। जो एक की कमी को बताएगा वो उनतावाचक होंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेंगे, स्त्रीवाचक होंगे। जो गुण विशेषणों से बनेंगे, ठीक है, अच्छा, उत्तम, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है? उत्तमता, अच्छाई, ये सारे स्त्रीवाचक, ये गुणवाचक होंगे। नारी है वो स्त्रीवाचक होगा। भाव है जो संज्ञा से निर्मित भाववाचक है, जैसे जवानी है, बुढ़ापा है, बचपन है, जो कर्ता का है, काम करेगा, जैसे चाय वाला, रोटी वाला, कपड़े वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला, अखबार वाला, तो सब क्या कहलाते हैं? आपके कर्त वाच्य। तो यानी कि तदित प्रत्यय में ध्यान रखना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषणों में ही हम प्रत्यय लगाएंगे। जो वे सब हमने लिखे थे वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रत्यय वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलेंगे हम एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक है हमारा प्यार दोस्तों यहाँ वर्तनी। ये वाला टॉपिक करेंगे हम कल की क्लास में। धन्यवाद।